हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कलर स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज आपके लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 सवाल होंगे बाबू, जो कंफर्म आपको 30 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और पैटर्न नहीं रहेगा बाबू। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। पहला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब देखिए, कल ही के सवाल है बाबू, मैंने कल भी बताया था आपको कि यहाँ ऐसे रहता है, प्रिज्म रहता है जिसमें इस तरह से होता है, रंग आते हैं, 7 रंग होते हैं जो एक पट्टी पे पड़ते हैं, 7 रंग, और इस तरह से पड़ जाते हैं 7 रंग पट्टी पे। तो यही हमारा 7 रंग होता है बाबू। और ऐसे 7 रंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रकाश वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और जिसमें से बैगनी रंग सबसे नीचे और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। तो जिसका विचलन अधिक होता है उसका परिकीर्णन भी क्या होता है, अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगनी। जिसका प्रकीर्णन अधिक होता है उसका विचलन भी अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। सवाल नंबर 2, किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा कर देने पर उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। द्रव्यमान को 2 गुना और वेग को अगर आधा करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। फ्यूज का तार का गलनांक होता है। तो फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब देखिए, उसके ऊंच उसका प्रतिरोध होता है और गलनांक क्या होता है, कम होता है। थोड़ा भी इसमें अगर गर्मी अति करंट अगर ज़्यादा आवश्यकता से अधिक जाता है तो फ्यूज हमारा क्या हो जाता है, जल जाता है और टूट जाता है, परिपथ टूट जाता है। और हमारे घर में लगे टीवी, पंखा, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जलने से बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्यूज क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। सवाल नंबर 4 कह रहा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य का जो प्रकाश का जो ऊर्जा है ये जो पहुंचता है कि मतलब यहाँ देखिए, चालन विधि द्वारा और विकिरण विधि द्वारा भी हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये इसका संवहन विधि से जैसे क्या होता है कि ये जो जैसे सूर्य का यहाँ से प्रकाश हुआ वो हमारे सतह पर जैसे यहाँ से पहुंचना शुरू करता है, तो जब ये पहुंचता है तो ये चालन विधि से और सतह पर जो पहुंचता है संवहन विधि से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी। इसलिए इसके आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बाबू, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है। अब यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें से आपको बताना है कि इसमें सदिश राशि कौन है। तो देखिए, अब सदिश राशि के बारे में, धारा, विद्युत क्षेत्र, आयतन, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है धारा, विद्युत क्षेत्र, दूरी और आयतन। तो देखिए, धारा भी क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ये आपको सदिश राशि है बाबू। इसमें धारा के साथ साथ परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दूरी की बात करते हैं तो इसमें केवल परिणाम होता है, आयतन की अगर बात करते हैं तो इसमें केवल परिणाम होता है। लेकिन एक विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो इसका 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। निम्न में से कौन सा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर का नियम, फ्लेमिंग के नियम, और फ्लेमिंग के फ्लैट हैंड नियम, और मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है इसमें से 6 का बी हो जाएगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम। ठीक है, फ्लेमिंग जो दिया था राइट हैंड नियम वो इस तरह से था, ऐसे था। ठीक है, और इसने अपने जो नियम बताया था उसने विद्युत धारा के विद्युत वाहक बल के बारे में बताया था। ठीक है, और विद्युत वाहक बल एक स्थान से दूसरे लोअर लिमिट से हाई लिमिट और हाई लिमिट से लोअर लिमिट की ओर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है। तो चलिए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। क्या है,
अर्धचालक है तो 7 का ए हो जाए। अब अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक जो होता है ना वो कुचालक होता है ना सुचालक होता है। वह अर्धचालक होता है, सुचालक और कुचालक दोनों का काम करता है। अगर टेम्परेचर को आप लो कर दीजिएगा तो जो अर्धचालक है, टेम्परेचर को आप लो कर दीजिएगा तो अर्धचालक है कुचालक का काम करेगा, और जब वहीं पे टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तो कुचालक जो है सुचालक का काम करेगा। तो लो टेम्परेचर तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा? कुचालक, और हाई टेम्परेचर तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर के काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दुगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो दाब का प्रारंभिक दाब कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, तो प्रारंभिक दाब कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का दूरी क्या होगा? 9 नंबर सवाल है, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए दो वेक्टरों का परिणाम शून्य है, यानी कि देखिए दोनों एक सतह के पे है, इस तरह का है, तो वह इसलिए इनका कोण क्या बन जाएगा? 180 डिग्री का बन जाएगा। तब दोनों का परिणाम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए, क्योंकि एक विपरीत, एक दिशा विपरीत, एगो माइनस हो जाएगा, एगो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा तो परिणाम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गति ऊर्जा, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गति ऊर्जा क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। उच्चतम हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, शून्य है, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी, शून्य हो जाएगा बाबू। सरल लोलक जब विराम आयाम को बराबर हो जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए जैसे अब यहाँ पे जैसे ये सरल लोलक हो गया, ये यहाँ से एक पिंड हो गया, एक यहाँ से पिंड हो गया। ठीक है, और ये बीच में ये सरल लोलक अगर यहाँ से यहाँ रहता है, ऐसे करते रहता है तो ये गति में कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये बीच में आगे लटक जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा? हमारा गति शून्य हो जाएगा बाबू। तो नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, देखिए चारों ऑप्शन देखते हैं बाबू। जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक समान होता है, और जिसका क्रांति कोण से कम होता है। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें पूर्ण प्रकाश परिवर्तन होता है। जैसे देखिए बाबू, अब जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्रिटिकल एंगल जो 90 डिग्री का होता है, सतह के साथ 90 डिग्री कोण बना के प्रकाश जाता है, तो जैसे 90 डिग्री से अगर हम कम करेंगे तो अपवर्तनांक हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो वह सारे प्रकाश की किरणें नीचे अंदर की ओर आने लगेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जिससे डायमंड में हमारा अगर बात करते हैं तो डायमंड की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हीरा है, मान लेते हैं हीरा का है, और हीरा का प्रकाश प्रकाश का घनत्व जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है हीरा का। अब इसके एंगल के अगर हम बात करते हैं तो एंगल बहुत ही कम 24 डिग्री होता है बाबू, जिसके कारण हीरा इतना चमकदार दिखाई देता है। इसलिए अगर हम बात करें तो जैसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होगा? अपवर्तनांक अधिक होगा तो कोण हमारा क्या हो जाएगा? एंगल हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अपवर्तनांक अधिक होगा तो एंगल हमारा कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? उस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा को 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या होगा? अब देखिए गति ऊर्जा को आपको 4 गुना करना है तो संवेग क्या हो जाएगा? अब जो सुनिएगा, पहले आपको बताते हैं गति जो होता है हमारा, जो संवेग क्या होता है? संवेग हमारा होता है P बराबर mv होता है, और हमारा गति ऊर्जा भी क्या होता है? m तो समानुपाती होता है गति ऊर्जा के। तो जैसे इसको हम 4 गुना करेंगे तो जाहिर से बात है कि सवाल में हमारा, एक सेकेंड, तो गति ऊर्जा हमारा क्या हो? गति ऊर्जा को अगर 4 गुना करते हैं तो गति ऊर्जा जो एम के क्या होता है? सॉरी एक सेकेंड, एम के क्या होता है? एम का वो आधा होता है, पी का एम उसका क्या होता है? आधा होता है। जैसे हम गति ऊर्जा को 4 गुना करेंगे तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी हमारा क्या बच जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 गुनी बाबू। ठीक है,
अब जैसे इसको हम दोगुना कर रहे हैं तो इसका ऑलरेडी पहले से गति ऊर्जा क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे 4 गुना करेंगे तो ये कटेंगे तो 2 ही गुना बचेंगे ना बाबू, MV। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 MV हो जाएगा, यानी कि गति ऊर्जा संवेग क्या हो जाएगा हमारा 2 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है। किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है तो कल ही के सवाल है बाबू ये उत्प्लावन बल के। किसके? उत्प्लावन बल के। मैंने जब बताया था कि जब वस्तु आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब वस्तु अगर पानी में आंसता या पूर्णतः डूबता है तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के अगर बराबर होता है तब वह वस्तु उसमें क्या कर सकता है, प्लवन कर सकता है। अर्थात अगर ऐसा नहीं होता है तो वस्तु क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए प्लवन करने का मतलब है कि जल के घनत्व के लगभग वस्तु के घनत्व का भी बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तभी जाके प्लवन कर सकता है। तो उस पर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एरिया बढ़ाएंगे तो उत्प्लावन बल हमारा ज़्यादा लगता है। आप भी जानते हैं इस वस्तु की बात को कि अगर वो एरिया हम बढ़ा देंगे तो उत्प्लावन बल हमारा क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। और इस तरह से जैसे पानी में रखा हुआ कील और पानी का जहाज नहीं डूबता है जबकि एक छोटा सा कील डूब जाता है, क्योंकि कील का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है और जो जहाज है या डेंगी है या लोहा के बना हुआ पत्थर का कोई वस्तु है वो पानी उसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते उस पर उत्प्लावन बल ज़्यादा काम करता है और वह नहीं डूब पाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा बाबू। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल, प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। अब यहाँ पे न्यूनतम प्रकीर्णन की बात किया है तो प्रकीर्णन के बारे में पूछ रहा है। अभी एक ही सवाल पीछे पढ़े हैं हम लोग कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है। तो यहाँ पे तो उसमें मैंने बताया कि जिसका विचलन अधिक होता है उसका प्रकीर्णन भी अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जिसका विचलन कम होता होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो यहाँ पे विचलन किसका सबसे कम होता है, तो रेड का। यहाँ से अगर विचलन सबसे कम किसका होता है, रेड का। लाल का हो जाएगा बाबू, तो लाल का विचलन कम होता है तो प्रकीर्णन भी किसका कम हो जाएगा, लाल का। तो यानी कि 14 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। तो परम शून्य ताप पर अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि अगर आप टेम्परेचर को कम कर दीजिएगा तो अर्धचालक कुचालक के भांति काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अचालक। ऑप्शन नंबर ए अचालक हो जाएगा। अब अचालक मतलब क्या होता है, कुचालक। वह किसी भी प्रकार के करंट को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देगा। तो यही बात है, ये क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। नंबर 16, अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके उदासीनीकरण या लवण बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सी उदासीनीकरण, तो क्या बनाएगा, उदासीनीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए यह HCl है, अम्ल हो गया, और यहाँ पे NOH है, ये अभिक्रिया कर लिया तो कभी बन जाएगा NaCl बन जाएगा। और NaCl कभी होता है, लवण होता है। क्या होता है, लवण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन अभिक्रिया। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। परवल अम्ल के अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, लाल होता है बाबू, मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, निम्नलिखित के साथ Li का विकर्षण दर्शाता है। अब देखिएगा यहाँ पे सवाल नंबर 18 क्या है, किसके साथ ये दर्शाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। किसके साथ दर्शाता है, मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोल्तर है, पेट्रोलियम है, ए बी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। कोलतार होगा ही होगा और पेट्रोलियम भी होगा कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत। जैसे कोलतार से हम कोयला प्राप्त कर लेंगे, कोयला प्राप्त कर लेंगे, अलकतरा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन पेट्रोलियम से हमें LPG गैस, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ये सारी चीज़ें हम उससे
कचरा के रूप में भी सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो पेट्रोलियम और कोलतार से हम ये दोनों अति कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। सवाल नंबर 20, धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती है क्या कहलाता है? तो देखिए, धात्विक चादर तब बनाया जाता है तो उसके अंदर धातु के अंदर एक मात्र गुण होता है जिसके चलते सारा काम होता है, उसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। ठीक है, क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता। तो धातु के अंदर ये गुण होता है आघातवर्धनीयता, जिसके चलते वो क्या होता है, उसको पीट पीट कर लंबा पतला जो मन करे सो बनाया जा सके। जैसे सोना के आभूषण का सोना का क्या होता है कि उसका आघातवर्धनीयता ज़्यादा होता है, इसलिए उसके पतला पतला काट करके नाक में के, कान में के, मुंह में के जो भी बनाना पड़ता है बना लेते हैं। ठीक है, जिससे उसके मतलब उसके सहूलियत होता है, उसको जितना पतला करना चाहते हैं उतना पतला कर सकते हैं सोना को। तो उसका आघातवर्धनीयता सबसे ज़्यादा होता है। सोना अगर पूछता है कि आघातवर्धनीयता सबसे ज़्यादा किसका होता है तो सोना का होता है। तो धातु का वह गुण जिसके कारण चादर बनाई जाती है, तो इसका मतलब एक ही बात है कि आघातवर्धनीयता ज़्यादा होता है, यानी कि उसकी पिटाने की क्षमता ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। 20 नंबर सवाल है, सॉरी 21 नंबर, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अब चलिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। मैंने एक डाटा बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था उसको, तो बताया था आपको एक डाटा। तो देखिए यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे मान लीजिए ये बीच में आ गया 7। मान लीजिए जैसे हम लोग मूल बिंदु को 0 रखते हैं तो यहाँ पे अम्ल और भस्म में क्या रखते हैं? 7 को। मूल बिंदु मान लेते हैं क्षार, ये उदासीन होता है 7, उदासीन हो गया। ठीक है, ये उदासीन हो गया। अब 7 से कम अम्ल होता है, 7 से कम अम्ल होता है, इधर 7 से अधिक, 7 से अधिक क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। 7 से कम अम्ल होता है और 7 से अधिक क्या होता है? क्षार होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, 22 नंबर, नौसाद्र अम्ल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो नौसाद्र अम्ल का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। नौसाद्र अम्ल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका सूत्र देख लीजिए, NH4Cl होता है, NH4Cl होता है। और ये कौन सी अभिक्रिया के अंदर आता है? तो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के अंदर आता है। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या होता है? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में बदल जाता है और गैस में बदल जाता है, और उसको फिर ठंडा करने पर बिना द्रव में पिघले डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर नौसाद्र अम्ल आता है NH4Cl। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23, किस यौगिक में सहसंयोजक बंधन होता है? अब किस यौगिक में सहसंयोजन बंधन होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इथेन में। अब यहाँ कार्बन के 2 कार्बन हो जाएगा और चारों कार्बन के दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ देख लीजिए, इस बंधन को सिग्मा बॉन्ड से जोड़ा जाता है और ये सिग्मा बॉन्ड क्या कहलाता है? सहसंयोजन बंधन कहलाता है बाबू। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है? तो 7 गो है। देखिए 3 3 6 1 7, 7 गो सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगेगा? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि दिशा के क्षेत्र के लंबवत होगी, कि दिशा के क्षेत्र के दिशा में होगी, या कि दिशा के क्षेत्र के विपरीत होगी, या शून्य होगी। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में समानांतर इलेक्ट्रॉन के कार्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का बल शून्य हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही साथ काम कर रहा है तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, दूरी चेंज नहीं होता है। तो वेलोसिटी चेंज अगर नहीं हो रहा है तो उसके मतलब जो मान होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, क्योंकि वो अपने कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि प्रोटॉन क्या है? तो भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, एक मूलभूत कण है, धनावेशित कण है और ये सभी है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन धनावेशित कण हो जाता है। देखिए प्रोटॉन, अब जो यहाँ पे धनावेशित कण होता है, क्या होता है? धनावेशित कण। अब ये कहाँ होता है? तो ये मान लीजिए ऑर्बिट हो गया,
ये सभी क्या हो गए, ऑर्बिट हो गए, और यहाँ पे इसके नाभिक हो गए। तो ये नाभिक के जो अंदर होता है ये क्या होता है, प्रोटॉन के नाभिक के अंदर Np होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और इस पर क्या होता है, धन आवेश होता है। इसीलिए प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित कण होता है, इसको याद रखिएगा। और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, Np, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक तत्व के दो समस्थानिकों का कौन सा गुण से भिन्न हो सकता है। तो अगर समस्थानिक की अगर बात हो रहा है तो उसका क्या भिन्न हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या समान रहेगा बाबू, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्बन के, तो यहाँ पे कार्बन 12 होता है, एगो C14, कार्बन 14 भी होता है। क्या होता है, कार्बन 14 भी होता है। C12 के अलावा C14 भी होता है, जो हमें कार्बन डेटिंग के रूप में प्राप्त होता है। तो यही हमारा समस्थानिक है। तो क्या भिन्न है बाबू, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। अब एल्युमिनियम क्या ऑक्साइड है, तो मैंने अभी हाल ही फिलहाल में आपको पढ़ाया है 2-3 दिन पहले कि 6:30 बजे वाला क्लास में, कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड क्षारीय, किसी भी धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो एल्युमिनियम एक प्रकार की कथी है, ऑक्साइड है, यदि धातु है तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। तो एल्युमिनियम अगर धातु है तो इसके भी ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय हो जाएगा। तो 27 का क्या हो जाएगा, ए। तो इसका एल्युमिनियम का ऑक्साइड, सॉरी बाबू, इसका क्षारीय नहीं होगा, क्योंकि देखिए धातु के तो गुण है, लेकिन ये क्या होता है, भूपर पट्टी में मतलब अधिकतम पाए जाने वाले होते हैं, तो इसके सारे चीज़ों से अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका उभयधर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, सवाल नंबर 28, अधातु में द्रव है, अधातु में द्रव होता है। तो अधातु का एकमात्र ऐसा द्रव है जो ब्रोमीन है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र एलिमेंट है ब्रोमीन, जो क्या होता है, अधातु के रूप में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधातु। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग अगर आप करते हैं तो उसमें यहाँ से 4 ऑप्शन है, इथेन, मीथेन और एथेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप राइट आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टिलीन, C2H2। ये एस्टिलीन होता है बाबू, इसी से हम गैस वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो या फिर हम किसी लोहा को काटने में इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं, स्टीलिन गैस का। ठीक है, लोहा अगर आपसे पूछता है कि लोहा को काटने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टीलिन ही मारिएगा। जो वेल्डिंग कर सकता है वो काट भी सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, 29 के डी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होते हैं, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होते हैं। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथेन। अभी देखिए मेथेन प्राकृतिक रूप में क्यों पाया जाता है, तो देखिए जैसे पहले भी मैं इसको क्लास जब लिया था तो बताया था आपको कि मेथेन क्या होता है, एक पंख गैस होता है। मेथेन क्या होता है, पंख गैस होता है, इसको पंख से प्राप्त किया जाता है, या फिर दलदली भूमि से प्राप्त किया जाता है, या फिर मैं ये भी बताया था कि धान के खेत में जो गैस निकलता है वो मेथेन गैस ही बताया था। जिसे लुकमा के घटना को बारे में जिक्र किया था, वो सारी चीज़ें मेथेन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथेन। तो चलिए बाबू आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट